नमस्कार दोस्तों, हमारा 12th फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें हमारा अगला टॉपिक आता है कि जब दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो उसके अंदर हमारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे। अब मान लो हमारे कोई दो समतल दर्पण हैं, हमने गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब का बनना बता दिया है, उनकी सारी स्थितियां बता दी हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक है, मान लो ये दो समतल दर्पण हैं और थीटा एंगल पर झुके हैं। अब मान लो इनके बीच कोई वस्तु रखी है, तो इसके प्रतिबिंब हम कैसे निकालेंगे, कैसे बनेंगे। तो इनके जो प्रतिबिंब बनेंगे, प्रतिबिंब की संख्या n बराबर होगी 360 बटे थीटा। ठीक है, ये 360 बटे थीटा होगी यदि इसकी वैल्यू सम आती है। अगर विषम आती है तो हमारी वैल्यू यही रहेगी। अगर यदि संख्या सम आती है तो सम वाली कंडीशन में 360 बटे थीटा में से -1 कर देंगे। यदि 360 बटे थीटा हमारा सम आता है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, और अगर 360 बटे थीटा विषम आता है तो हमारे प्रतिबिंबों की संख्या यही रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। यदि समतल दर्पण, दो समतल दर्पण किसी एंगल पर हों। अब मान लो यहाँ कोई वस्तु रखी है और हमारा ये 90 डिग्री पर रखे हैं। मान लो ये 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री है, तो हमारे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, n बराबर 4। अब 4 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो कितने प्रतिबिंब हो गए, 3। तो हमारे 90 डिग्री पर दो समतल दर्पण झुके हों, रखे हों, तो उनके बीच रखे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेंगे 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो हम कोई सा भी गोलीय दर्पण ले सकते हैं, उत्तल या अवतल, सेम प्रोसेस है दोनों का। तो मैं किसी एक की बता देता हूँ। तो ये है, मान लो हमारा गोलीय दर्पण, ये ले लिया हमने। अवतल दर्पण, कोई सा भी दर्पण ले सकते हैं, उत्तल या अवतल, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम है दोनों का। ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, ये होता है हमारा ध्रुव, इसको हम P से दर्शाते हैं। और मान लो ये इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र है C, इसको हम C से दर्शाते हैं। अब जब कोई किरण अक्ष के समांतर आती है तो वह उसके फोकस से होकर जाती है परावर्तित होने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोकस F। अब ये क्या है, हमारी आपतित किरण, इसको हम आपतित किरण बोलते हैं, जो किरण आती है, और जो परावर्तित होकर जाती है उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। अब हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र पर खींची गई रेखा उसका अभिलंब कहलाती है। तो हमने मान लो ये एक रेखा खींच दी वक्रता केंद्र को मिलाते हुए दर्पण के इस बिंदु से, ये बिंदु मान लिया हमने B। तो B से जो रेखा खींची ये इसका अभिलंब हो गई। अब अभिलंब हो गई तो हम जानते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण में अभिलंब जो होता है, अभिलंब क्या करता है, इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण में इसको बांट देता है। तो ये कोण हो गया हमारा आपतन कोण, इसको हम I से दर्शाते हैं, और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, इसको हम R से दर्शाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, ये हम पहले भी करा चुके हैं अपवर्तन में। ठीक है, ये हो गया I और ये हो गया R। अब ध्रुव से जो F तक की दूरी होती है, ध्रुव से और फोकस तक, फोकस केंद्र तक की जो दूरी F, उसको हम मान लिया हमने F से दर्शाते हैं, ये कहलाएगी हमारी फोकस दूरी।
और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी, उसको मान लिया हमने r। ठीक है, ये होती है हमारी वक्रता त्रिज्या, इसको हम r से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम जानते हैं कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे? परावर्तन के नियम से। तो हम यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से अब ये कौन सा है, इसको मान लो ए, तो ये कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ। तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ। कहने का मतलब कोण आई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर होगा कोण आर के। ठीक है, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है कि जो हमारा आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण सी बी एफ के। ठीक है, अब इसको मान लिया हमने पहला पॉइंट। अब आगे चलते हैं। अब जो हमारी ए बी है भुजा है वो है ये सी पी भुजा के समांतर है। भाई ये समांतर, इसके समांतर आएगी तभी तो फोकस पर काटेगी। तो ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो हमारा कोण ए बी सी, मतलब ये आई कोण है ए बी सी और बी सी एफ। भाई ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर हो गए। इसको लिख सकते हैं हम कोण ए बी सी, ये वाला कोण, और ये वाला कोण बी सी एफ लिख दो या बी सी पी लिख दो। ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, कोण बी सी पी बी सी एफ। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एकांतर कोण है। भाई ये जब दो भुजाएं आपस में समांतर हों और किसी एक भुजा से कट रही हों तो ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं एकांतर कोण से। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे एकांतर कोण। समझ में आ गया? चलो इसको हम दूसरी कंडीशन मान लेते हैं। अब ए बी सी को हम सी बी एफ लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से ये हो गया कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। ठीक है, समीकरण 1 से हमने ए सी बी की जगह सी बी एफ लिख दिया। तो कोण सी बी एफ बराबर होगा कोण बी सी एफ के। जब कोण बी सी एफ ये वाला कोण बराबर होगा सी बी एफ के, इस वाले के, ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, हमने प्रूफ किया है। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती हैं। तो इसके सामने की भुजा बी एफ और इसके सामने की भुजा सी एफ। तो बी एफ बराबर होगी सी एफ के, बी एफ बराबर हो जाएगी सी एफ के। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या होगा कि ये जो गोलाई हमने यहाँ दिखा रखी है एक्चुअल में इतनी गोलाई नहीं होती, ये गोलाई बहुत बेमालूम होती है, बहुत ना के बराबर। तो ये लगभग सीध मान सकते हैं इसको। भाई ये इसके बहुत पास होगा और इसमें गोलाई बहुत कम होगी। तो ये बिंदु, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बड़ा बना दिया, लेकिन ये मान लो किरण यहाँ पास में आती और ये गोलाई बहुत कम होती तो ये लगभग एक सीध में होते। तो एक सीध में होने से क्या होगा, तो ये जो बी एफ बराबर है और पी एफ बराबर है दोनों आपस में बराबर होंगे। ये जो बी एफ और पी एफ, ये बी एफ और पी एफ आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों बहुत निकट होते हैं। बी, चलो लिख देता हूँ मैं, बी पी के अत्यंत निकट।
है, अतः BF बराबर होगा PF के। भाई ये बहुत ज़्यादा निकट होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा BF बराबर PF के। इसको लगभग मान लेते हैं, बहुत माइक्रोन में अंतर आता है तो इसको लगभग बराबर मान लेते हैं, ठीक है। तो BF बराबर हो गया हमारा PF के। अब BF बराबर है हमारे CF के, तो CF बराबर हो गया, BF की जगह CF लिख सकते हैं, तो CF बराबर हो गया हमारा PF के, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हम 2 माना था, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। अब 3 और 4 को जोड़ दो, समीकरण 3 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं। या जोड़ते नहीं, ऐसा करते हैं, इसमें PF दोनों साइड में जोड़ देते हैं, तो CF प्लस PF बराबर PF प्लस PF। PF दोनों ओर जोड़ने पर, PF दोनों ओर जोड़ दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी समीकरण में दोनों ओर कुछ जोड़ या घटाव या गुणा भाग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते वो काम दोनों ओर समीकरण किया गया हो, ठीक है। अब CF प्लस PF, अब देखेंगे CF प्लस PF क्या हो गया, CP हो गया, इसको CP लिख सकते हैं, तो ये हो गया CP बराबर हो गया 2PF के, ठीक है। अब CP क्या है, बस हो गया हमारा काम। CP हमारी R है, तो इसको लिख सकते हैं R, और PF क्या है हमारा, PF हमारी F है, तो इसको लिख सकते हैं 2F, या F बराबर R/2। अब F क्या थी हमारी, फोकस दूरी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी R क्या है हमारी, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो फोकस दूरी जो है हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, समझ में आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अवतल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी का सूत्र निगमित करेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए हम फोकस दूरी का सूत्र निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो ये मान लो हमारा एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव P है। मान लो यहाँ पर, अब मान लो ये इसकी वक्रता केंद्र है और ये फोकस है, और यहाँ पर कोई हमारी वस्तु रखी है AB, ठीक है। अब क्या होगा कि अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो फोकस पर होके निकल जाएगी। मान लो ये बिंदु D मान लिया, और जो किरण हमारी वक्रता केंद्र पर होकर जाएगी वो एज इट इज वापस चली जाएगी, ये हम जानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, ये मान लो A डैश B डैश, ठीक है। अब ये मान लो बिंदु यहाँ पर M पे कटा, इससे हमने यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया, इसको हमने नाम दे दिया N, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखिए त्रिभुज ACB या ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण हैं, बराबर होंगे। ये हमारा लंब है,
ठीक है, ये हमारा लंब है और ये हमारे एकांतर कोण हो गए। ठीक है, तो 3 कोण कहीं मिल जाते हैं 2 त्रिभुजों में तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A'BC समरूप हैं। ठीक है, समरूप क्यों है वो मैंने बता दिया। ये 2 कोण शीर्षाभिमुख हैं, बराबर होंगे। ये दोनों कोण 90 अंश हैं और ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण है, मैंने अभी बताया था। तो एकांतर कोण होने की वजह ये भी बराबर हो गए। तो जब 3 कोण आपस में बराबर हो जाएं तो त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं। जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो संगत भुजाएं कौन सी हो गई? AB बटे A' B' बराबर हो गई CA बटे CA'। भाई AB ये संगत हो गई और CA और CA' ये दोनों संगत हो गई। ठीक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अब देखते हैं त्रिभुज DFN। भाई DFN ये वाला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज देखते हैं A', B', F ये वाला त्रिभुज। भाई ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ये भी समरूप हैं। कैसे हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, बराबर हो गए। ये दोनों लंब हैं 90 डिग्री और ये कोण एकांतर कोण हो गए। तो 3 कोण जब बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाते हैं। तो अब लिखेंगे हम त्रिभुज DFN। फिगर में देखो DFN ये D है और त्रिभुज FA', तथा त्रिभुज FA', समरूप हैं। समरूप कैसे हैं मैंने अभी आपको बता दिया। तो ये जब समरूप हो गए तो इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो DN बटे A', बराबर होगा FN बटे FA'। ठीक है, ये इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं कि DN जो है वो AB के बराबर है, क्योंकि भाई ये इसके समांतर है, यहाँ टकराई तो ये भुजा इसके बराबर होगी। तो DN बराबर है AB के। देखो फिगर में DN बराबर AB है तो क्या हो जाएगा, यहाँ DN की जगह AB रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा AB बटे A', बराबर हो जाएगा FN बटे FA'। ठीक है, अब इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। अब A', की वैल्यू समीकरण 1 से यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा CA बटे CA' बराबर होगा FN बटे FA'। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जो बिंदु D है ये P के बहुत पास होगा तो क्या होगा, बिंदु D P के अत्यंत पास, अत्यंत पास हो, तब उस कंडीशन में क्या होगा, FN बराबर हो जाएगा PF के। FN बराबर हो जाएगा PF के। समझ में आ रहा है? जो हमारा FN है वो PF के बराबर होगा। ये बहुत पास होगा बिंदु तो इसका लंब भी लगभग P के पास ही आके लगेगा। तो FN बराबर PF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर पास हो तो FN बराबर हो जाएगा PF के, लगभग बराबर हो जाएगा, लगभग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ऊपर हम FN की जगह PF लिख देंगे।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं सी ए बटे सी ए डैश बराबर होगा, एफ एन की जगह पी एफ लिख सकते हैं, तो पी एफ बटे एफ ए डैश। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सी ए को लिख सकते हैं हम, सी ए को लिख सकते हैं हम पी ए माइनस पी सी। भाई ये सी ए है, सी ए को लिख सकते हैं हम पी ए माइनस पी सी। क्यों लिखेंगे अभी बताएंगे। सी ए को लिख सकते हैं हम पी ए माइनस पी सी। ठीक है भाई, ये भुजा है, इसको निकालने के लिए हम पूरी में से इतनी को निकाल दें तो ये आ जाएगी, तो ये होगा पी ए माइनस पी सी। अच्छा, सी ए डैश को लिख सकते हैं हम पी सी माइनस पी ए डैश। सी ए डैश को लिख सकते हैं हम, भाई ये भुजा निकालेंगे तो पूरे में से इतनी को निकाल दो तो ये आ जाएगी पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर, पी एफ को ऐसे ही रहने देंगे और एफ ए डैश, एफ ए डैश, एफ ए डैश को लिख सकते हैं हम पी ए माइनस पी एफ, सॉरी पी ए डैश माइनस पी एफ। एफ ए डैश निकालनी हो तो इसको लिख देंगे पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। अब ये क्यों लिखा, वो हमने इसलिए लिखा कि हम जानते हैं कि P से F तक, ध्रुव से F तक की दूरी कहलाती है हमारी फोकस दूरी। इसको हम F से दर्शाते हैं, इसको हम F से दर्शाते हैं, P से लेकर F तक की दूरी। ठीक है, F हो गई, और P से लेकर A तक की दूरी, सॉरी ये जो हमारा वस्तु रखी होती है, P से लेकर ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होती है वो हमारी U कहलाती है। P से लेकर वस्तु की दूरी हमारी U कहलाती है, और ध्रुव से लेकर और प्रतिबिंब की दूरी हमारी V कहलाती है। तो ये ध्रुव से लेकर हमारी ये जो प्रतिबिंब है यहाँ तक की दूरी हमारी V कहलाती है, तो इसलिए हमने इसके नामकरण किए। तो अब इसको क्या लिखेंगे, पी ए कितना है हमारा, पी ए हमारा U है भाई, ध्रुव से वस्तु की दूरी U, तो पी ए की जगह पे U माइनस पी सी कितना है हमारा, भाई वक्रता के त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को हम दर्शाते हैं R से, आप जानते ही हैं, तो U। अच्छा, अब इसमें चिन्ह पर पार्टी लेंगे, इधर से उल्टा नाप रहे हैं हम, ध्रुव से इधर की तरफ नाप रहे हैं तो माइनस में नापेगा, तो सारी दूरियां हम ध्रुव से इधर ही नाप रहे हैं तो सारी दूरियां हम माइनस में लेंगे, तो माइनस U माइनस पी सी कितना है हमारा, पी सी हमारा R है, तो माइनस माइनस का R, ठीक है, माइनस का R लेंगे, अपॉन पी सी कितना है माइनस का R, माइनस पी ए डैश कितना है माइनस का V हो जाएगा, बराबर पी एफ हमारी F, तो माइनस की F, अपॉन पी ए डैश हमारा V है माइनस का V, माइनस पी एफ कितना है हमारा माइनस F, तो माइनस का F लेंगे। समझ में आई ये बात, चिन्ह पर पार्टी मैंने बताई थी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व होके आ गया हमारा आगे, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस U माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाए तो प्लस R अपॉन माइनस R, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस V बराबर माइनस F अपॉन माइनस V और माइनस माइनस प्लस, प्लस F। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा अच्छा, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर देते हैं। जो कैपिटल R है वो हमारी 2F के बराबर होती है। अभी हमने पढ़ा था कैपिटल R, अभी हमने पीछे वाली सॉल्व किया है कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो कैपिटल R की जगह हम 2F लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं माइनस U प्लस 2F अपॉन माइनस 2F, जहाँ R है वहाँ 2F लिख देते हैं, प्लस V बराबर माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस F माइनस 2F प्लस V बराबर
माइनस यू प्लस 2f और माइनस वी प्लस एफ। अब इसका गुणा कर देते हैं आपस में, तो ये हो गया हमारा 2f² माइनस वी एफ बराबर यू वी माइनस 2vf माइनस यू एफ प्लस 2f²। अब इसमें कुछ कट रहा है, 2f² से 2f² कट गया, और अब क्या बचा, ये बचा हमारा यू वी माइनस वी एफ माइनस यू एफ बराबर 0। ठीक है, या इसको माइनस माइनस वाले को उधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा यू वी बराबर वी एफ प्लस यू एफ। अब इसमें क्या करते हैं, यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर किसी समीकरण में बराबर के दोनों साइड कोई काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यू वी एफ से भाग दिया, तो ये हो जाएगा हमारा यू वी बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ। तो यू वी से यू वी कट गया, वी एफ से वी एफ कट गया, और यू एफ से यू एफ कट गया, तो क्या बचा हमारा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो ये हमारा अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र निकल के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बस फिगर को देखना है, बाकी सारा काम अपने आप हो जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन करना। अभी हमने पढ़ा अवतल दर्पण की, अब देखते हैं उत्तल दर्पण की। तो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ए बी, अब ये इसका ध्रुव है P। अब यहाँ से अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है तो ये इसकी फोकस पर जाती हुई प्रतीत होती है, तो ये इस तरह से जाएगी और इसको हम पीछे खींचेंगे, तो ये हमारा हो गया फोकस F। और मान लो ये इसका वक्रता केंद्र है। अब वक्रता केंद्र की सीध में जो भी किरण जाएगी वो वापस चली जाएगी, तो इसको हम थोड़ा यहाँ तक बढ़ा देते हैं। तो ये जो कटान बिंदु है यहाँ पर हमारा बनेगा प्रतिबिंब, इसको लिख देते हैं हम A डैश B डैश। ये बिंदु मान लेते हैं हम D है, और यहाँ से हम इस पर एक लंब डाल देते हैं DN करके। हम जानते हैं कि ध्रुव से और वस्तु की दूरी हमारी कहलाती है U, और ध्रुव से हमारी प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है V। तो ये दूरी हमारी कहलाएगी V, और वक्रता त्रिज्या हमारी कहलाती है R ध्रुव से। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब देखते हैं सेम प्रोसेस, त्रिभुज ABC, यहाँ देखो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A डैश B डैश C के। ध्यान से देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, अब इसमें तीनों चीज़ समान हो गई। ये एक ही भुजा पर बने हुए दो कोण हैं, तो दोनों समरूप हो जाएंगे। ये कोण इनका सेम कोण है दोनों का, ये दोनों 90 अंश हो गए, और ये दोनों एकांतर कोण हो गए। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समरूप हैं। अब समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात हमारा बराबर होता है, तो उनकी संगत भुजाएं हो गई
ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा ए सी बटे ए डैश सी। समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब आए फिर वापस सेम प्रोसेस, त्रिभुज एन एफ डी ये वाला त्रिभुज और एफ ए डैश बी डैश, ये देखो ये वाला त्रिभुज एफ बी डैश ए डैश और त्रिभुज एफ डी एन दोनों समरूप हो गए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज एन एफ डी तथा त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश समरूप हैं अतः इनकी भी संगत हो जाए का अनुपात बराबर होगा, ये होगा हमारा एन डी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा एन एफ बटे ए डैश एफ के, ठीक है। समझ में आ गया। अब डी एन बराबर ए बी के है भाई, डी एन और ए बी बराबर है तो एन डी या डी एन की जगह ए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा एन एफ बटे ए डैश एफ के। अब समीकरण 1 से ए डैश बी डैश की वैल्यू ए सी बटे ए डैश सी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 से ए डैश बी डैश यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी बराबर होगा एन एफ बटे ए डैश एफ के। समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये चीज़ बहुत छोटी होगी तो एन हमारा पी के पास बनेगा, डी इसके पास होगा तो लंब लगभग पास बनेगा। जब लंब लगभग पास बनेगा तो एन एफ बराबर होगा पी एफ के। भाई एन एफ जो है वो पी एफ के लगभग बराबर होगा जब ये दूरी छोटी होगी। तो एन एफ बराबर होगा पी एफ के लगभग। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, पिछले मैं लिख दिया था मैंने। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये जब पास होगा तो ये दूरी लगभग बराबर होगी। तो अब यहाँ एन एफ की जगह पी एफ लिख सकते हैं। तो ए सी बटे ए डैश सी बराबर होगा पी एफ बटे ए डैश एफ के, ठीक है। अब ए सी को लिख सकते हैं हम, ए सी को लिख सकते हैं हम ए पी प्लस पी सी। भाई ए सी को लिख सकते हैं हम ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी बटे अब ए डैश सी को लिख सकते हैं हम, ए डैश सी को लिख सकते हैं हम पी सी माइनस पी डैश ए, पी सी माइनस पी डैश ए, ठीक है। पी एफ को एज इट इज रहने देंगे और ए डैश एफ को लिख सकते हैं हम पी एफ, ए डैश एफ है, ए डैश एफ को लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी ए डैश, पी एफ माइनस पी ए डैश। इसको क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। अच्छा, अब इसका मान रख दो। अब ए पी पता है हमें, ए पी कितना है हमारा माइनस यू। भाई इधर से नापेंगे ए पी को तो माइनस में वैल्यू होगी माइनस यू प्लस आर। ए पी सी पता है हमें, पी सी आर के बराबर होती है। इधर नापेंगे तो वैल्यू प्लस में लेंगे अपॉन आर माइनस पी ए डैश वी के बराबर है। वी बराबर पी एफ हमारा एफ के बराबर है, इधर नापेंगे तो पॉजिटिव लेंगे अपॉन पी एफ एफ माइनस पी ए वी है, पी ए वी के बराबर है तो वी हम इधर नापेंगे तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। अब आर की जगह पे हम 2f लिख सकते हैं, हमें पता है आर 2f के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं हम माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस वी बराबर f अपॉन f माइनस वी, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो गया f 2f माइनस वी बराबर f माइनस वी 2f माइनस यू, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई होके
2f² माइनस VF बराबर 2f² माइनस UF माइनस 2VF प्लस UV। अब इसमें से 2f² कट गया, VF से VF कट गया, और क्या कटा, VF से एक VF कट गया, तो क्या बचा, ये बचा हमारा VF बराबर VF प्लस UF बराबर UV। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस, UVF से भाग देने पर, UVF से भाग देने पर हमारा क्या आ जाएगा, निकल के आया 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। तो ये आ गया हमारा उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, तो दोनों लगभग समान थे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है हमारा रेखीय आवर्धन, गोलीय दर्पण का रेखीय, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है हमारा, रेखीय आवर्धन हम m से दर्शाते हैं, और ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब मान लो प्रतिबिंब की लंबाई हमने I मान ली और वस्तु की लंबाई हमने O मान ली, तो m बराबर होता है I बटे O के। अब इसको हम लिख सकते हैं, अब इनकी दूरी हम मान लें V और U होती है, तो माइनस V/U, ये हमारा रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है। छोटा सा टॉपिक था, तो इसी के साथ हमारा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट में बताएं।